नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने संचार के बारे में पढ़ा था। चैप्टर का नाम था हमारा जनसंचार माध्यम और लेखन। ठीक है, और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? संचार के बारे में पढ़ा था। संचार का अर्थ क्या होता है, किस धातु से निकला है, बताया था ना। संचार चर धातु से निकला है। जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो वो क्या कहलाता है? वो संचार कहलाता है। हमने संचार के बारे में जाना, संचार के विभिन्न तत्वों के बारे में पढ़ा और संचार के प्रकार के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब हम आते हैं विभिन्न जनसंचार माध्यम की तरफ। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इस चैप्टर को हमने 2 भागों में बांटा था। ठीक है, ताकि बच्चों को जो भी वीडियो देखते हैं उन सबको चैप्टर आसानी से और कम टाइम में समझ में आ जाए। तो अब हम चलते हैं विभिन्न जनसंचार माध्यम की तरफ। और जनसंचार मतलब पूरे विश्व के लोगों के बीच में संचार किस प्रकार कौन कौन से माध्यम से होता है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो विभिन्न जनसंचार माध्यम को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम कौन सा होता है? मुद्रित माध्यम, छपे हुए शब्द होते हैं जिसमें। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। प्रिंट माध्यम में क्या क्या आएगा? समाचार पत्र, पत्रिकाएं। ठीक है, समाचार पत्र आता है, मैगजीन आती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब हम चलते हैं जनसंचार के कार्य क्या क्या होते हैं। मेन हेडिंग बताएंगे पहले। ठीक है, तो जनसंचार के कार्य क्या होते हैं? जनसंचार का काम होता है सूचना देना, किसी भी विषय या टॉपिक से संबंधित लोगों को सूचना देना। जैसे हम यूट्यूब खोल कर देखते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज लेनी है या कोई चैप्टर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम उस चैप्टर को सर्च करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से क्या है, हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज़ की, उस टॉपिक की नॉलेज ले सकते हैं। या एक प्रकार से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अपनी बातों को किसी जनसंचार माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे फ़ोन के जरिए, फ़ोन में व्हाट्सएप है, ठीक है, और ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके जरिए हम दूसरे लोगों तक अपनी बातें आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यमों का कार्य क्या है? शिक्षित करना। लोगों को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, वही बातें इसमें आ जाती हैं। किसी भी चीज़ की नॉलेज कम है तो वो अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो यूट्यूब पे आप कुछ भी खोलो या गूगल पर कुछ भी खोलोगे, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। मनोरंजन करना, मनोरंजन से टेलीविज़न के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से ये क्या है? लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। एजेंडा तय करना, एजेंडा क्या है? वो उसके बारे में जैसे आपके विद्यालय में या आपके कॉलेज में कोई प्रोग्राम होना होता है, जैसे मान लो 15 अगस्त का प्रोग्राम होना है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या किस किस ड्यूटी को क्या क्या ड्यूटी दी जाएगी, किन बच्चों को हर क्लास के बच्चों को, कुछ बच्चों को चुनकर उन्हें ड्यूटी दी जाती है, उन्हें काम दिया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है। तो पहले उसका एजेंडा, उसका जो पूरा आरेख है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, निगरानी करना, ये निगरानी करने का भी काम करते हैं। ठीक है, कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है या फिर गलत तरीके से, मतलब कई जगह होता है कि रिश्वत लेके काम किया जाता है, तो इसमें किसकी भूमिका मेन होती है? जनसंचार के माध्यमों की। जो पत्रकारिता वाला चैप्टर आएगा उसमें आएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से लोग स्टिंग ऑपरेशन करके उस जो भी गलत काम हो रहा है उसे उसका पर्दाफाश करते हैं, उसे लोगों के, जनता के सामने लाया जाता है।
अब है विचार अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करना। विचारों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, दूसरों के सामने पेश करने के लिए मंच उपलब्ध कराना किसका काम है? जनसंचार माध्यमों का। ठीक है, हम किसी भी इनमें से किसी भी माध्यम के जरिए अपनी बात लोगों तक रख सकते हैं, जिसमें रेडियो हो गया, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सिनेमा है। ठीक है, फोन। अब आता है, तो अब हम चलते हैं, जनसंचार माध्यम देख लिए हमने कौन कौन से हैं। ठीक है, और जनसंचार के कार्य देख लिए हमने। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? संचार के कार्य। संचार के बारे में पढ़ा था ना हमने, तो उसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, संचार के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो संचार के कार्य क्या होते हैं? सूचना अभिव्यक्ति, मतलब सूचना को दूसरों के सामने पेश करना, संपर्क, किसी से संपर्क करना, समस्या समाधान, जब किसी के पास कोई समस्या आती है तो वो व्यक्ति अकेले तो समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति जिसके साथ वो अपने विचार अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है, उसके सामने अपनी हर एक बात को शेयर करता है, तो वहाँ उस समस्या का समाधान उसे मिल जाता है। ठीक है, तो उसका जो दोस्त है या फ्रेंड है वो उसे समस्या के समाधान करने के लिए उपाय बताता है। प्रतिक्रिया और भूमिका को पूरा करने के लिए प्रतिक्रिया बताया था, जो फीडबैक होता है, जब किसी से कोई क्वेश्चन किया जाता है और वो दूसरा पलटकर जवाब देता है, उस क्वेश्चन का आंसर देता है, तो वो क्या होता है? प्रतिक्रिया करना या फीडबैक देना। ठीक है, ये सब क्या है? संचार के कार्य है। तो अब हम चलते हैं जनसंचार के आधुनिक माध्यम की तरफ। तो आधुनिक माध्यम वही हैं जो भी बताए हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट। अब बात आती है कि पत्रकारिता के पेपर में आ जाए कि पत्रकारिता के कितने पहलू होते हैं। तो पत्रकारिता के 3 पहलू होते हैं। पहला है समाचारों को संकलित करना। संकलित करना मतलब इकट्ठा करना, जो भी जहाँ से जो खबरें इनको संवाददाता और रिपोर्टर को मिलती हैं, ये उन खबरों को इकट्ठा करते हैं पहले। दूसरा काम क्या होता है? समाचारों के संकलन के बाद उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना। समाचारों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें संपादित कर, मतलब उनमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, अपने तरीके से कैसे हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, फिर डिटेल लिखी जाती है उसकी, तो उसे छपने लायक बनाया जाता है। तीसरा क्या है? पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। तो तीसरा काम क्या होता है? पहला है समाचारों को इकट्ठा करना, दूसरा है समाचारों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें संपादित कर, मतलब उसमें जो भी गलतियां हैं उनको सुधार कर और एक अच्छी सी हेडिंग देकर और फिर उसके बारे में डिटेल लिखी जाती है और उसे छपने लायक बनाया जाता है। तीसरा क्या है? पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर उसे पाठकों तक पहुंचाया जाता है, समाचार पत्र या पत्रिका के रूप में। ठीक है, तो पत्रकारिता के कितने पहलू हैं? 3 पहलू होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई। एक मान लो 5 नंबर में आपका यही क्वेश्चन दे दिया जाए कि अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई और प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी हैं, तो उसे आप कैसे लिखोगे? उसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत। तो पहला क्या ऑप्शन है? पहला पॉइंट है हमारा 400 साल पहले अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई। कितने साल पहले? 400 साल पहले। दूसरा है भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई। अगर पूछ लिया जाए भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई और किसने की, कहाँ से हुई, तो क्या बताओगे? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई। वो कहाँ से निकला था बंगाल गजट? वो कोलकाता से निकला था। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है इसके अंदर
हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी 1826 में कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था। कौन सा साप्ताहिक पत्र? उदंत मार्तंड 1826 में कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। ठीक है, इसको हम उदंत मार्तंड का जो सन है वो कैसे याद कर सकते हैं? उदंत मार्तंड को दुछंद मार्तंड। ठीक है, दुछंद मतलब 2 और 6, तो 1826 है ना लास्ट में, 2 और 6 दुछंद मार्तंड भी लिख कर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से निकला था? कोलकाता से। और किसने संपादन किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। और बंगाल गजट किसने निकाला था? 1780 में निकला। और जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से ही पत्रकारिता की शुरुआत हुई। कहाँ पर? भारत में। और बंगाल गजट कहाँ से निकला? कोलकाता से। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन सी हैं। ठीक है, इससे पहले बता देते हैं कि आज़ादी से पहले के पत्रकारों में कौन कौन शामिल थे। तो आज़ादी से पहले के पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त। तो ये सब जो पत्रकार थे, ये लोग, इन्होंने हिंदी में उपन्यास, कविताओं, ठीक है, निबंध, मतलब हिंदी में भी अपनी लेखनी चलाई है, लेखन कार्य किया है। तो ये हिंदी के भी प्रमुख कवि थे। ये सब जो लोग थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त। तो अगर ये आ जाता है कि स्वतंत्रता पूर्व के पत्रकारों में कौन कौन शामिल था, तो आप इन सब का नाम आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी थी उस टाइम। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत। कौन कौन सी थी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं? केसरी, प्रमुख समाचार पत्र थे ये। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत। क से 2 बार आया है केसरी और करमवीर, प से 2 बार आया है प्रताप और प्रदीप, फिर हिंदुस्तान की सरस्वती और विशाल भारत। ठीक है, अब हम बताते हैं समाचार पत्र कौन कौन से थे उस टाइम में, उस समय। नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण। तो अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण तो अभी भी हैं, ये समाचार पत्र अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। पत्रिकाएं, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे। तो इंडिया टुडे तो अभी है। ठीक है, ये पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे। तो हमने अखबारी पत्रकारिता के बारे में पढ़ लिया कि अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 400 साल पहले हुई थी। अब भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई थी, जो कहाँ से निकला था? कोलकाता से। फिर आते हैं हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, दुछंद मार्तंड। तो दुछंद मार्तंड से क्या हो गया? 1826। इसका सन याद करें, 26 है ना लास्ट में, तो ये 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अब पूछ लिया जाए उदंत मार्तंड का संपादन किसने किया? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हमने पढ़ ली कौन सी हैं। समाचार पत्र के बारे में हमने पढ़ लिया, पत्रिकाएं पढ़ ली। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रेडियो की तरफ। रेडियो के बारे में आप क्या जानते हैं? तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, इसे हम केवल सुन सकते हैं। ठीक है, ये दृश्य नहीं
बल्कि श्रव्य माध्यम है। तो क्वेश्चन आ जाए, रेडियो कैसा जनसंचार का कैसा माध्यम है? तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। रेडियो की खोज किसने की? रेडियो की खोज 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस के सबसे पहले किसकी खोज की? जी मार्कोनी ने 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की और उसी का रूपांतर रेडियो है। मतलब उसी का दूसरा रूप क्या है? रेडियो। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया या प्रसारित हुआ। अब पूछ लिया जाए, जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपके टीचर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन पूछे आपसे कि संगीत मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम या कौन सा कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो संगीत कार्यक्रम। ठीक है, और कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, अब है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में। कब हुई? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। तो ये तो हमने रेडियो के बारे में जान लिया। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। इसकी खोज 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की। उसी का रूपांतर क्या है? दूसरा रूप रेडियो है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ। तीसरा पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये हमने रेडियो के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं टेलीविज़न के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि टेलीविज़न कैसा माध्यम है, किसने इसकी खोज की, कब भारत में इसकी शुरुआत हुई, तो ये सब हम जानते हैं। अब चलते हैं टेलीविज़न की तरफ। तो टेलीविज़न कैसा माध्यम है? यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। 1936 में BBC ने अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू की थी। किसने? BBC ने 1936 में अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू की। अब भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। कब हुई? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। तीसरा पॉइंट है हमारा, 15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस से टीवी सेवा प्रारंभ हुई। तो ये तो आप याद रख लोगे कि 15 अगस्त से टीवी सेवा शुरू हुई थी और कब? 1965 में। ठीक है, चौथा पॉइंट है, 1 अप्रैल 1976 से इसे आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन का नाम दिया गया। किससे अलग किया गया? आकाशवाणी से, और नाम क्या दिया गया? दूरदर्शन। तो टेलीविज़न के बारे में हमने पढ़ा कि यह दृश्य श्रव्य माध्यम है। 1936 में BBC ने अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू की और भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, 1959। ठीक है, अब 15 अगस्त शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसकी सेवा कब प्रारंभ हुई? 15 अगस्त 1965, यानी इसके 6 साल बाद। ठीक है, 15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस से टीवी सेवा प्रारंभ हुई। 1 अप्रैल 1976 को इसे आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन का नाम दिया गया। तो हमने रेडियो के बारे में पढ़ लिया और टेलीविज़न के बारे में पढ़ लिया, किसने खोज की, कैसा माध्यम है। तो अब हम चलते हैं सिनेमा की तरफ। सिनेमा क्या होता है? तो ये किसकी बात हो रही है? रेडियो टेलीविज़न क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ठीक है, तो अब चलते हैं सिनेमा की तरफ। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है। एड से याद रख लेना, एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है।
भारत में पहली मूक फिल्म, मूक क्या होता है, जो चुप हो, बोलता ना हो, ठीक है। तो पहली मूक फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई। तो भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, राजा हरिश्चंद्र, किसके द्वारा बनाई गई, दादा साहब फाल्के के द्वारा। और कब बनाई गई, 1913 में। मूक फिल्म मतलब उसमें आवाज नहीं थी, सिर्फ उन्हें प्ले करते हुए दिखाया जा रहा था, ठीक है। वो एक्टिंग कर रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे। अब इसका तीसरा पॉइंट है 1931 में। अच्छा, 1913 में तो पहली मूक फिल्म आई थी, अब 13 का उल्टा कर लो, 31। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। कौन सी थी भारत की पहली बोलती फिल्म, आलम आरा। कब बनी, 1931 में। मूक फिल्म बनी थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। तो इतना आपको समझ आ गया, सिनेमा का आविष्कार किसने किया, थॉमस एल्वा एडिसन ने, ठीक है। इंटरनेट, यह जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम है और यह एक अंतःक्रियात्मक माध्यम है। अंतःक्रिया होती है मतलब इंटरेक्शन होता है, जिसमें प्रयोगकर्ता मूक दर्शक नहीं है। मतलब जो इस इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है वो मूक दर्शक नहीं है। मूक बताया था ना, जो बोल ना सकता हो, चुपचाप देखता रहे, ऐसा नहीं है। वह चर्चा बातचीत का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो मतलब जो भी इस इंटरनेट का यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, वो मूक दर्शक नहीं है, चुपचाप रहने वाला नहीं है। वो भी अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करता है। अब क्वेश्चन आता है जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। इसका सकारात्मक प्रभाव भी होता है और नकारात्मक प्रभाव भी। हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या होता है, पहले क्या होता था कि अब के समय, वर्तमान समय में भी ऐसा है कि कुछ लोगों को जब वो सुबह उठते हैं तो उनको क्या, चाय के साथ क्या चाहिए होता है, अखबार। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी खास आदत होती है कि उनको चाय के साथ अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, उन्हें चैन नहीं आता था, ठीक है। तो अखबार कैसा माध्यम है, मुद्रित माध्यम। दूसरा पॉइंट है रेडियो टीवी मनोरंजन के साथ साथ समाचार, ज्ञान विज्ञान, बाजार भाव, विज्ञापन देते हैं। तो रेडियो टीवी में क्या क्या होता है कि मनोरंजन के प्रोग्राम भी आते हैं, जैसे गाने हो गए, भजन हो गए, ठीक है। और समाचार भी, देश दुनिया के बारे में खबरें आती हैं, ज्ञान विज्ञान के बारे में खबरें आती हैं, बाजार भाव जो शेयर मार्केट होता है उसके बारे में खबरें आती हैं, विज्ञापन किसी जॉब वैकेंसी का, किसी भी फील्ड की वैकेंसी का विज्ञापन भी इसमें आता है, ठीक है। तीसरा है इंटरनेट का प्रयोग शादी ब्याह के लिए, टिकट बुक करवाने के लिए कर सकते हैं, कोई भी बिल जमा करने के लिए कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग घर बैठे बैठे अपने बहुत सारे बिल है, जो बिल होते हैं, चाहे वो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, वो घर बैठे बैठे भर सकते हैं। या फिर हमें कहीं किसी को पैसे भेजने हैं, किसी से मंगाने हैं, तो वो क्या है, घर बैठे बैठे ये सारा काम हो जाता है। या बच्चों की फीस भरनी है तो घर बैठकर ही हम इंटरनेट के माध्यम से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल कोई भी ऐसा नहीं है, ना कोई बच्चा ना कोई बड़ा, जो इंटरनेट के बारे में नहीं जानता। तो ये तो हो गया इसका सकारात्मक प्रभाव। अब आते हैं नकारात्मक प्रभाव की तरफ कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होता है। सदुपयोग के साथ साथ इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। कैसे, नेट क्राइम, इंटरनेट क्राइम है जो वो बढ़ता जा रहा है, जहां सिनेमा टीवी वास्तविकता से परे काल्पनिक दुनिया में पहुंचा देते हैं। टीवी और सिनेमा वास्तविकता से परे, जैसे कोई भी सीरियल में लोगों को किसी को इतना अच्छा दिखाया जाता है, किसी को इतना खराब दिखाया जाता है, ठीक है। तो लोगों को क्या है, ये जो सीरियल आते हैं इनको देखने की किसी किसी को इतनी लत होती है कि आगे क्या होगा,
उसको जानने की उनको जिज्ञासा रहती है, तो वो टाइम से अपना देखते रहते हैं। नेट क्राइम बढ़ता जा रहा है, जैसे ये साइबर क्राइम होते हैं, ठीक है। लोग दूसरे लोगों को गलत कॉल करके फंसा देते हैं, ठीक है, या उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह क्या नेट क्राइम बढ़ता जा रहा है। और वहीं इन माध्यमों से लोग अपराध करने के नए नए तरीके सिखा देते हैं। तो मतलब इंटरनेट का हमें नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देता है। हिंसा और अश्लीलता युवा वर्गों को प्रभावित करती है, ठीक है। बच्चों के हाथों में फ़ोन तो दिया जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे उस फ़ोन का प्रयोग पढ़ने के लिए न करके उसका प्रयोग खराब चीज़ों को, हिंसा या अश्लीलता देखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और मतलब बच्चे, कुछ बच्चों को लत होती है पूरे टाइम फ़ोन देखने की, ठीक है। तो उससे उनकी आँखों पर भी असर पड़ता है, उनकी मानसिक सोचने समझने की शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। वो लोग अगर उन्हें फ़ोन ना मिले तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सबको पता है, सबके घर में बच्चे हैं, ठीक है। तो हमें इंटरनेट का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग। अच्छे काम के लिए इंटरनेट का प्रयोग करें। अगर माँ बाप ने फ़ोन दिया है हाथ में पढ़ने के लिए, तो माँ बाप का विश्वास बना के रखें और अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता। जनसंचार माध्यमों में अनेक द्वारपाल, गेट कीपर, द्वारपाल को क्या बोलते हैं? गेट कीपर, द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल का काम क्या होता है? द्वारपाल का काम होता है जनसंचार से प्रसारित या प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करना। मतलब ये नहीं है कि कोई भी खबर आई और वो ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाए, उसको कंट्रोल करने वाले लोग भी होते हैं, ठीक है। किस तरह से कोई अफवाह फैल रही है तो उसको कंट्रोल भी किया जाता है। तो हमारा ये जो चैप्टर है जनसंचार माध्यम और लेखन कंप्लीट हो गया। ये 11th-12th क्लास के लिए भी है और DSS भी, और बाकी जो एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये सबके लिए है, ठीक है। तो ऐसा ना सोचें कि 11th-12th के लिए है, सबके लिए है ये। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर है जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन जो भी बच्चा इस को देखे, एग्ज़ाम सबके आने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे को नॉलेज पूरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मेरी वीडियो पूरी देखो, पूरी वीडियो वही व्यक्ति देखेगा, वही बच्चा देखेगा जिसको उस चीज़ का, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानना है, ठीक है। पेपर में उस टॉपिक को करके आना है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, गहराई से पढ़ो, किसी चीज़ को रटना नहीं है, हमें किसी चीज़ को समझना है, ठीक है। समझ कर चलोगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।